हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हाजिर हैं एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड। एनसीईआरटी के इतिहास के जो भी प्रश्न आपके बनते हैं, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न लेकर मैं हाजिर हूँ इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमारा एक और सेशन हो चुका है इतिहास का। एनसीईआरटी सार संग्रह का पहला सेशन हो चुका है, ये दूसरा सेशन है। और अगर आपने वो पहला सेशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर जरूर देख ले, या इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा वो वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा सेशन। इसमें हम बात करेंगे पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल की। साथ ही ये वीडियो खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसकी भी चर्चा इसमें होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि हर हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये दूसरा सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? और इसका सही आंसर क्या? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, सीटेट के एग्जाम हो, डीएसएसबी के एग्जाम हो, रीट के एग्जाम हो, यूपी टेट के एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी का ही सार संग्रह है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से। अगला है, पेबल उपकरण संबंधित है। पेबल उपकरण किससे संबंधित है? तो ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। कौन सा? पेबल उपकरण, निम्न पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आहार संस्कृति। किसके नाम से? ताम्रवती। अगला है, माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्यपाषाण काल से। कौन सा? सही आंसर हो जाएगा मध्यपाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? और इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न पुरापाषाण काल से। कौन सा? बेलन घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है पुरापाषाण काल से। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दबाकर रखकर दफनाते थे। किसमें? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। चलिए आगे देखते हैं, ये तुम्हारा नोट था। अगला प्रश्न है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? तो एक है महदहा और दूसरा है सरायनाहर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। किसमें? उच्च पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चॉट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये प्रयुक्त हुए थे मध्य पुरापाषाण काल में। किसमें? मध्य पुरापाषाण काल में। अगला है, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो ये सीखा था नवपाषाण काल में। किसका? अग्नि का उपयोग। नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग करना सीखा था मानव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है शिवालिक पहाड़ी से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे
ये भी कहाँ से हुए थे, तो ये भी मेहरगढ़ से हुए थे। इस दोनों का आंसर मेहरगढ़ होगा। मैं एक बार फिर से इसका रिपीट कर देता हूँ, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किसके, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। दूसरा है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, ये भी मेहरगढ़ से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं सराय नाहर राय से। किसका, हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से, सराय नाहर राय। अगला है गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हस्तिनापुर से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, ये नोट है, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदूहरो, सुतकोडिंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, चंदूदरो, सुतकागेंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी, ये सभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। चलिए अगला देखते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल है बुर्जहोम और ये राज है। कौन कौन से स्थल है और कौन कौन से राज्य में स्थित है, इसके बारे में दिया गया है। कौन से है, ये नवपाषाण कालीन के है। स्थल है बुर्जहोम, ये कश्मीर में है और इसका राज कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है गुफ कराल, ये भी कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। अगला है महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। अब है कोलडीहवा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। अगला है कोलडीबा तो हो गया। अब है संगनकलू, ये कर्नाटक में है। राख के टीले प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, संगनकलू से, जो बेलारी जिले में अवस्थित है। अगला है पिकलीहल, ये भी कर्नाटक में है। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है चुपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, चुपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। अब है सारूतारू, ये असम में पड़ता है सारूतारू, और गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, सारूतारू से। अब है चिरांद कहाँ, बिहार में पड़ता है। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, चिरांद से, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। अब है दाओजली कहाँ है, असम में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दाओजली, असम से। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले। चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, उसके कुछ प्रश्न करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन कौन से काल है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये किसको माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता का ये काल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो ये भाव चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यह है पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये अर्ध ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित है। कौन, सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। किसका, मूर्ति पूजा का आरंभ। अगला एक पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट देख लेते हैं। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। किसमें, तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था।
इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो यह है कालीबंगन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। किसका? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, सर जॉन मार्शल। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अब अगला नोट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली यानी हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको? लोथल। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो ये वर्गाकार है। किसका? हड़प्पा कालीन मोहर का आकार वर्ग के आकार का है, यानी वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो यह है ब्राह्मी लिपि। किसका? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये भारत में प्रारंभ किया गया था। किसका? कपास की खेती। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये नोट था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अगला नोट है, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ये कौन नोट है? क्या? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुक्त कृषि पर आश्रित थे। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह है मृदभांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। क्या? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। किसके? चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है सेलखेरी का। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा की सीमा, हड़प्पा की सीमा कौन कौन थी? तो मांडा जम्मू कश्मीर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दैमाबाद महाराष्ट्र और आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये सभी हड़प्पा सभ्यता की सीमा थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा वैदिक काल। अब हम इस टॉपिक में वैदिक काल की चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न वो है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और एनसीईआरटी के प्रश्न ही हर एग्जाम में, हर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो एजुकेशनल एग्ज़ाम हो या फिर किसी
नॉन टेक्निकल या टेक्निकल एग्जाम हो, हर चीज़ में जो भी पूछे जाता है उन सभी में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड प्रश्न है और एनसीईआरटी के ही किताब के प्रश्न है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। कौन सा? आर्य। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 10 से 28 सूक्त है, यानी 1028 सूक्त है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेदों जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? त्रयी। क्या? त्रयी नाम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? यज्ञ यानी यजुर्वेद से प्राप्त होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का जानकारी सारे की जानकारी किस में दिया गया है? यजुर्वेद में दिया गया है। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अर्थवेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अब है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। क्या? उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में दिया गया है। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? तो ये केकय के शासक थे। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन बेहतर तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। अगला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो ये उपनिषद में की गई है। किसकी? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में किया गया है। वैदिक नदी अकस्मनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो ये चिनाब नदी के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु। किसके? वैदिक साहित्य में अधिक बार वर्णन किया गया किसका? सिंधु नदी का। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो यह है सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। किसका? वर्ण व्यवस्था का विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बृहस्पति को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो ये सिक्के के लिए किया जाने लगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किसका? पुरुष मेध प्रथा, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये बोगकजोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो ये अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ये ऋग्वेद काल में हुआ था। किसका? गोत्र का प्रयोग। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कब से कब तक? दूसरे से 7वें मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ये था बलि एवं कर्मकांड में। किसमें? ऋग्वेद काल में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परूसनी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा? दशराज युद्ध। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परूसनी नदी, या तो ऑप्शन में परूसनी नदी होगा या फिर रावी नदी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नोट है हमारा, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसका? दशराज युद्ध। आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये पशुपालन एवं कृषि था। किसका? आर्य का जीविकापार्जन।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो ये वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली इसका नाम था। देखते हैं अगला प्रश्न, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अब नोट है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है? तो ये सभा और समिति को कहा गया है। और किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। किसका? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ये इंद्र को समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये इंद्र थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत में। कौन सी? भागवत गीता। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये थी ब्राह्मी। जीविकापोर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति में। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है, अष्टोमासद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये बृहन्नायक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है चिकित्सा से संबंधित। क्या? चरक संहिता। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बृहद उपनिषद से मिलता है। अब है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमाजो। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य शामिल थे। चलिए देखते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वह है जैन धर्म। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैन धर्म, फिर करेंगे बौद्ध धर्म, और भी टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शैव एवं भागवत धर्म। ये तीनों जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव एवं भागवत धर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम द्वारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।